कुछ डाउट हो लास्ट लेक्चर से तो पूछ लेना तुम लोग। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। क्लियर, सब तुम लोग को पता है, ऑलरेडी पढ़ाते वक्त कई बार बोल चुके हैं उसको। एनसीईआरटी के पॉइंट्स से और एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक के बाद एक देख। क्लियर, मार्किंग रखना, एनसीईआरटी पास में रखो। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिवर। स्टेटमेंट आ सकता है। क्लियर, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस, जो भी एंड प्रोडक्ट होगा मतलब कंप्लीट डाइजेशन के बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा। पैरेलली एब्जॉर्प्शन नहीं चलेगा। फिर बक्कल कैविटी में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, वो ड्रग्स वगैरह का होता है। ऐसे पैरेलली एब्जॉर्प्शन नहीं चलेगा, सारा एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होगा। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये अपने आप में बड़ा फिनोमेना है और आप सब इससे बढ़िया से वाकिफ हो, तो यहाँ पे हम रुक नहीं रहे हैं। यू नो ऑल अबाउट कि व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास कुछ मोनोमर्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल हो गए हैं। अब वो मॉलिक्यूल कुछ सिंपल डिफ्यूजन से जा सकते हैं, कुछ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात। क्लियर, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैक्राइड्स। अब यहाँ से मार्क करना, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग आता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयंस, जो एग्जांपल दिया वो तो ध्यान ही रखना है, आर जनरली एब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। लाइन निकालो, ऐसे लिखो सिंपल डिफ्यूजन। नोट्स में आपके ऐसे बनेगा एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन। सुन लो और सब लोग भेज देना, फिर बना के जब कंप्लीट नोट्स होगा तो उसमें मैं ये चेक करूंगी। सिंपल डिफ्यूजन क्या क्या है, क्या क्या राउंड किया मैंने। आ जाओ, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्लोराइड आयन, लिख लेंगे, आर जनरली एब्सॉर्ब बाय द सिंपल डिफ्यूजन। एक क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गया। The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient. You know better कि concentration gradient के duration में concentration gradient भी transportation करा रहा है। और simple diffusion जब आप कह रहे हो तो simple diffusion is related to without using of energy, without using of protein channel, simply जो भी वहाँ टिश्यू की सेल्स है, टिश्यू बनाने वाली जो सेल्स हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो डिफ्यूजन होता जा रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, और डिफ्यूजन करते करते वो ब्लड तक ट्रांसपोर्ट कर जाए। इज इट क्लियर? मतलब एग्जैक्टली ये ट्रांसपोर्टेशन आपका कहाँ है, सेल, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में एब्सॉर्ब हुआ उसके बाद ब्लड कैपिलरीज के बीच में। क्लियर, द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से किधर मूव करेगा ये, हाई टू लो। ठीक है, टाइम जाएगा इसलिए वेट नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना, हाई टू लो विदाउट यूजिंग एनर्जी, विदाउट यूजिंग प्रोटीन चैनल। हाउएवर, फिर मार्क करो, सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, कॉमन आ रहा है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे, एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। आ जाओ यहाँ पे, कैरियर प्रोटीन का हेल्प लिए मतलब कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेड, फैसिलिटी ली ना। ओके, क्या क्या दिया है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दे दिया फिर से ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। देखो सिंपल से भी गया है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी गया है। अमाइनो एसिड के लिए तो यू कैन रिलेट विद कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, एसिड अमाइनो एसिड, बेसिक, न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरीके के अमाइनो एसिड में कुछ सेलेक्टिव होंगे जो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट कर जा रहे हैं, कुछ होंगे जो कैरियर प्रोटीन के हेल्प से। बट ग्लूकोज के लिए क्या सोचोगे बताओ, ग्लूकोज भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक द टाइप ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज ग्लूकोज, तो खुद ही मोनोमर है, वो क्या टाइप बनाएगा बेटा,
ठीक है, अपने आप में वो एक सिंगल टाइप का, लेकिन ग्लूकोज का कंसंट्रेशन और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द सेल तीनों मैकेनिज्म से होता है। ध्यान रखना ये बात, स्टार मार्क करके लिख लेना। ग्लूकोज सिंपली भी डिफ्यूज कर सकता है, ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कर सकता है। वॉइस कट हो रही है? सबको कट हो रही है क्या? वॉइस कट हो रही है क्या? सबको नहीं हो रही बेटा? यस देखो जरा, अपना थोड़ा सा लोकेशन सेट करो, सिग्नल वगैरह को। सबको आ रही है आवाज अच्छे से? क्लियर? तो ग्लूकोज के केस में आप देख रहे हो, ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी गया, ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन से भी गया, और कल ही आपने देखा था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जब आप देख रहे थे कि इंसुलिन कैरियर प्रोटीन चैनल को ओपन करा रहा था फॉर एंट्री ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के हेल्प से। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। लो आगे लिखा भी हुआ है, और मैंने ब्रैकेट में जैसे करा दिया, तुम इस तरीके से लिख के एक लाइन ये बन गया तुम्हारा। जब ऐसे बन जाएगा तो ये क्वेश्चन क्यों गलत हो? नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? भेजो फटाफट, वाई और एन। वेरी गुड, एकदम अटेंटिव होके सुनो। थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है आज का, तो थोड़ा अटेंटिव रहो। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्टेशन तो हमेशा वाटर से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको आप ऑस्मोसिस से रिलेटेड करते हो। ऑस्मोसिस रिलेटेड करते हो, यहाँ पे कहीं प्योर वाटर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे सॉल्यूट होगा। तो एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, जहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होगा या हाई होगा, चलो बताओ। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, वाटर अपने हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड मूव करता है, या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रही हूँ मैं, से हाई सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मूव करेगा। विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन आंसर करना है। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बी क्वेश्चन है। ए विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, बी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ध्यान दो थोड़ा सा। सॉल्यूशन सॉल्वेंट दो चीज है। सॉल्यूशन होगा तो लो टू हाई, ठीक है? हाँ बेटा, एलम करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट लो टू हाई, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट हाई टू लो, मतलब हाई वाटर से लो वाटर की तरफ वो मूव करेगा। हाई वाटर से लो वाटर मूव कर रहा है, मतलब हाई वाटर कंसेंट्रेशन में लो सॉल्यूशन होगा, लो सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन होगा, और हाई सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन की तरफ। लो वाटर मतलब हाई कंसेंट्रेशन, हाई सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। ये चीजें बार बार रिकॉल कर लिया करो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वाटर ज्यादा है, चीनी कम है, सिंपल, इसलिए शुगर सिरप बता के बताया था। वाटर ज्यादा, चीनी कम, वाटर कम, चीनी ज्यादा, ठीक है? सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन हाई होते ही वाटर लो हो जाएगा। क्लियर है मनाली? पृथ्वी? तो जब सॉल्यूशन की बात होगी, इट विल बी फ्रॉम लो सॉल्यूशन टू हायर सॉल्यूशन। ओके, अभी आओ वापस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, वही बात हो गई, ठीक है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट वहां पे मेंटेन होगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट होगा। और याद हो तो यहाँ पे आपको एक चीज मैंने बताई हुई है, एक्वापोरिन, एक्वापोरिन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम एक वर्ड आया था एक्वापोरिन्स, ऑक्टामर का फॉर्मेशन एक पोर बनता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, लिख लो। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अलग से हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी यूज होगा, यूज ऑफ एनर्जी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई, एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है? मार्क करके रखो। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, देख लो अब फिर, आ जाओ। दो सॉल्यूशन यहाँ पे हो गए थे सिंपल, दो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो गए सिंपल और फैसिलिटेड। नाउ आई एम गोइंग टू राइट, तुम एक ही जगह लिखोगे एक्टिव,
कहाँ गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के क्या एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, वो आपको एज पर एनसीईआरटी तो कोई गलती करनी नहीं है। हेंस रिक्वायर्स एनर्जी के बाद लिखा हुआ एग्जांपल, वेरियस न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड लाइक अमाइनो एसिड, थर्ड यहाँ पे भी आ गया, ग्लूकोज फिर से आ गया, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में वहां क्लोराइड आयन का नाम दिया था, यहाँ सोडियम आयन का नाम दिया, बेटा ये स्टार मार्क कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी बाय दिस मैकेनिज्म। तो अगेन आप देखो, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर से कॉमन है। तो बड़ा स्मार्टली अगर ऐसा क्वेश्चन अगर फेस किया है तो ओके, अब देखो उसको दोबारा सॉल्व करके देखना तुम लोग, और नहीं अगर फेस किया है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में या कहीं तुम्हें ये मिलेगा जरूर, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन ऑल द थ्री मीन्स से होता है, तो जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना होगा। ओके, ग्लूकोज के साथ सोडियम जो ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज अ सिंपोर्ट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ आता है। ये भी मैं तुम्हें एक बता देती हूँ, सोडियम ग्लूकोज को लेके आता है, एक डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, सिंपोर्ट। ये लिख लेना कहीं पेंसिल से। और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी भारी भरकम बायोकेमिस्ट्री है बेटा इसके पीछे। अभी बस आप शॉर्ट में ये याद रखो कि जो है आपके पास सामने एग्जांपल्स, उनको आप नहीं भूलो। ओके, क्लियर है, सबने नोट कर लिया। नाउ आ गया फैटी एसिड्स, सैपोनिफिकेशन इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से बना हुआ लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी से बना हुआ अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, जिसको ट्रांसपोर्ट होना है वाया लैक्टियल्स। क्लियर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब, मार्क करके रखो, इनसॉल्युबल है इसलिए एब्सॉर्ब नहीं हो सकते डायरेक्टली टू द ब्लड। ये चीज एकदम मार्क करके रखो, असर्शन रीजन की लाइन आती थी। ओके, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड, ये स्टार मार्क करो यहाँ पे, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स which move into the intestinal mucosa। मिसल्स का फॉर्मेशन, जो छोटे छोटे पार्टिकल बने थे उन सब का फॉर्मेशन, एंड वहां पे फिर एक्शन, इमल्सिफिकेशन के बाद लाइपेज के एक्शन के बाद मिसल्स छोटे छोटे कर्ड बनना और फिर उनका डाइजेशन। दे आर रीफॉर्म। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो आया था उस दिन पूछ रही थी विदुला, काइलोमाइक्रोन, दे आर रीफॉर्म, एनसीईआरटी की ही लाइन थी वो, रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन। फैट है, कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा लिपिड की बाई लेयर से, इसलिए उसको क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स, यहां से अंडरलाइन करो, स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स, इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, रिफॉर्म करेंगे अपने को। तो सिंपल ऐसे लिख लो, सुनो यहाँ पे पेंसिल से अपना साइड में लिखो, ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, एक इसको लिखो फैट, इसको लिखो प्रोटीन, फैटी एसिड लिखो। ठीक है, ये चीज ये कह रहा है, ये यहाँ पे यही कह रहा है, काइलोमाइक्रॉन आपके क्या है, फैट है, उसके चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग है, जिससे उसको डिफ्यूजन में हेल्प मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलेगी, which are transported into the lymph vessels known as lacteals in the villi। villi में हमने देखा था लार्ज येलो कलर की वेसल बनी हुई है इमेज में, दैट इज लैक्टियल। तो उसमें एब्जॉर्ब होने के पहले उसको रिफॉर्म करना पड़ रहा है, मिजिल से, वो मिजिल से कन्वर्ट हुआ है अपने काइलोमाइक्रॉन स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? ठीक है, मिसेस आपको ऐसे रखना है कि फैट का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, एंड काइलोमाइक्लोन में आपको रखना है कि फैट है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड के चारों तरफ प्रोटीन है।
उसके बाद वो डिफ्यूज हो सकता है। डायरेक्ट वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल डिफ्यूज नहीं हो। तो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, प्रोटीन कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल्स हैं जिनको काइलोमाइक्रोन कह रहे हैं, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे लैक्टेयस में, लैक्टेयस के थ्रू लिम्फ में पहुंच जाएंगे। These lymph vessels these lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream। और lymph और blood का कनेक्शन होता है बेटा उसी तरीके से जैसे आपका आरओ में वाटर एंटर करता है और प्यूरिफाई होता है, तो ब्लड से ही लिम्फ बनता है, लिम्फ के ही कंपोनेंट ब्लड में जाते हैं। इस तरीके का हम दोनों के बीच में फाइन कैपिलरीज का कलेक्शन होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कवर करते हैं। अभी आप बस इतना समझो कि डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता था, लेकिन लिम्फ के थ्रू वो ब्लड में चला गया। ओके, तो एब्जॉर्ब हो गया। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पे गलती होती है, फैट का एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट पोर्शन। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream। यहाँ पे तुम बस ऐसे एक अपने नॉलेज के लिए लिख लो, lymph associated with blood, ब्लड से लिम्फ बनता है, लिम्फ से ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ऐसे एक छोटा सा लिख लोगे तो तुम्हें ध्यान रहेगा। एंड बोथ आर द सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक तुम सर्कुलेटरी सिस्टम में सोचते होगे सिर्फ ब्लड होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों वर्क करते। ओके बेटा, क्लियर है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अभी इसको। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? प्रफुल्ल, पृथ्वी, समृद्धि, सार्थक, श्वेत, मुसैब, केतकी, ईशा, इकरा, फरिया, अलम, मनाली। इज इट क्लियर? मैं अपना भी नाम बोलने जा रही हूँ, सपना। मरायला नको ना। ट्रोब है। ठीक है बच्चे, क्लियर सबको? वेरी गुड। चलो आगे बढ़। ठीक है, दे आर फर्स्ट इन absorption of substance takes place in different parts of the alimentary canal like mouth। माउथ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? एब्जॉर्प्शन बहुत चीजों का होता है। आपने कोई ड्रग्स खाया, ओरल ड्रग्स सुना है? ओरल ड्रग्स, विटामिन बी 12 की एक स्ट्रिप आती है, किसी ने सुना है? या चलो वो भी नहीं, आजकल विटामिन सी तो सुन रहे हो, विटामिन बी 12 की एक स्ट्रिप आती है, टंग पे रखते ही वो पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, गायब हो जाएगी थोड़ी देर। क्लियर? विटामिन सी तो आजकल सभी शायद खा भी लिए होंगे। च्यूएबल टैबलेट है, च्यूएबल है। क्लियर? च्यू करते हैं अपन, तो वो भी डायरेक्ट क्या हो रहा है, बक्कल कैविटी में ही उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ध्यान रखो, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो सकता है, एब्जॉर्प्शन बक्कल कैविटी से हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने इनटेक किस चीज का किया है। जीभ के नीचे जो आपका फ्रेनलम वाला पोर्शन है, वेस्टिब्यूल वाला फ्रेनलम वाला पोर्शन है ना, वहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको यहाँ रखा जाता है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। इवन यू नो कि हार्ट के ट्रीटमेंट में भी, हार्ट अटैक आया है तो भी ये सब मेडिसिन वर्क करती है। यहाँ रखा, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गया, उसने उसको एक पाथवे मिल गया, बाईपास। अगर तुम यहाँ पे समझ पाओ तो उसको एक बाईपास पाथवे मिल गया, वो स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड, लिवर के हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से देन वापस आए, इतना लंबा ट्रेवल ना करके उसने एक बाईपास पाया और वो डायरेक्ट ब्लड में जा चुका। समझ रहे हो? रिलेट कर लोगे, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स होती है। ये सब जब पढ़ोगे आगे तब कॉम्प्लेक्सिटी इसकी समझ में आएगी। बट दैट इज द पर्पज कि आप माउथ से, ओरल से कुछ ड्रग्स ले लो। इंट्रावेनस ड्रग्स दिया जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट फिर ब्लड में चला जाए। तो अभी खैर फूड की बात करते हैं, कंपोनेंट की बात करते हैं। लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर?
कुछ नहीं तो वाटर भी एब्जॉर्ब हो सकता है। बहुत सी चीजें हैं जो बेटा इलेक्ट्रोलाइट वाटर, वो जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलेगा और वहां कुछ है मटेरियल, तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है। क्लियर? However, maximum absorption occurs in the small intestine. Maximum digestion occurs in small intestine. अब पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, आती हूँ पार्ट पे। ड्यूडेनम, ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम, फिर जिजनम एंड इलियम तक आपका कंप्लीट डाइजेशन कहें तो कंप्लीट स्टार्ट हो जाता है। जिजनम में होता है, ड्यूडेनम और जिजनम में आई थिंक एब्जॉर्प्शन जिजनम से स्टार्ट हो जाता है आपका, जिजनम से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। और यू नो कि हर जगह स्मॉल अमाउंट में तो एब्जॉर्प्शन है ही, तो ड्यूडेनम में भी स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्प्शन है। जिजनम देन इलियम एंड उसके बाद अब ये न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। वाटर और मिनरल्स का कुछ अगर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है फीसेस के अंदर है तो वो लार्ज इंटेस्टाइनल वाले एरिया में भी एब्जॉर्ब होते रहे, बट न्यूट्रिएंट यहाँ जिजनम इलियम तक खत्म हो जाए। क्लियर है बेटा? A summary of absorption, sites of absorption and substance absorbed is given in table 16.1. Very very important table। टेबल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिन पहले 12th के बच्चे थोड़ा सा डांट आए थे, बायोमोलिक्यूल्स के टेबल से क्वेश्चन आया था और गलत हुआ। तो ध्यान से टेबल दिया हुआ है, थ्योरी से नहीं, टेबल पे भी तो ध्यान दो बेटा, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ से पुट होंगे। तो हर जगह हर चैप्टर के टेबल और फिगर तो आपको प्रिपेयर करते चलना है। आ जाओ वापस। माउथ देख लो, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको मार्क करो। सर्टेन ड्रग्स, यस, coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। जो वहां पे ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई है उनमें वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टमक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, जो भी अगर ग्लूकोज वहां पे कन्वर्जन हुआ है आपके सलाइवा से जो कन्वर्जन हुआ है वो वहां पे जाके एब्जॉर्प्शन हो सकता है। क्लियर? 30% बताया था मैंने, कुछ माल्टोज बन जाएंगे, कुछ मोनो भी बनेंगे, वो वहां पे एब्जॉर्ब हो सकते। एंड अल्कोहल, अल्कोहल को कोई डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीते जाओ, वो लीवर को खराब करता जाएगा, कोई एंटरटेनमेंट उसको बॉडी करती नहीं। ठीक है? तो अल्कोहल डायरेक्ट स्टमक से एब्जॉर्ब होके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से लिवर में पहुंचता है, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। दैट्स व्हाई ड्रिंक करने वालों का लिवर डैमेज होता है। अब ये क्वेश्चन गलत होंगे तो क्या बोलूंगे, डायरेक्ट लिखे हुए हैं सारी चीजें। प्रिंसिपल ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन इसको स्टार मार्क of nutrient, the digestion is complete here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। लिख लेना आप यहाँ पे, जिजनम से, जिजनम में मोर एब्जॉर्प्शन होता है, इलियम में फिर होगा, बट लार्ज इंटेस्टाइन तक ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाए। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, जैसे आप इंटेस्टाइनल ड्रग कोई दे रहे हो तो वो जाके वहां पे एक्ट करनी चाहिए, ऐसे पर्पस की ड्रग्स होंगी तो वो वहां पे जाके बेटा एब्जॉर्ब होंगी और वहां से फिर ठीक करेंगे। कभी कभी ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो वहां के माइक्रोब्स का हेल्प लेते, क्योंकि पूरा एक माइक्रो फ्लोरा है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसका हेल्प लेंगे। क्लियर? फॉर द क्योर, फॉर द जिस डिजीज के रिस्पेक्ट में वो ड्रग्स दी जा रही है उसके एक्शन के लिए वो माइक्रोब्स की नीड होगी, तो ऐसी ड्रग्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब। The absorbed substance finally reach the tissues which utilize them for their activity. The process is known as assimilation। जिजनम से इलियम, हाँ बेटा। The digestive waste solidified into coherent feces एकदम अडेयर होता हुआ एक कोहेरेंट फीसेस बनता जाएगा, वाटर रिमूव होता जाएगा। इन द रेक्टम इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स causing an urge or desire for its removal। जो मैंने तुम्हें बताया था, एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल है इंटरनल स्फिंक्टर का और वॉलेंट्री कंट्रोल है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का। और ये रिफ्लेक्स एक्शन से, रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो वहां पे एक लार्ज एकदम मैसिव वो कहें कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा और उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से ही
एनल कैनाल से एनस के थ्रू फिर बाहर डिफिकेशन हो जाता है, एक्सक्रीटा मटेरियल रिलीज हो जाता है, बॉडी के बाहर आता है। द इंजेक्शन ऑफ feces टू आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, डिफिकेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। ठीक है, वॉलंटरी क्यों बोला, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया था, गलत हो जाता है। वॉलंटरी है, हम इच्छा के अकॉर्डिंग ही करते हैं, अनटिल एंड, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। किसी को लूज मोशन हो, किसी का एज ज्यादा हो चुका है, जिसका नर्वस सिस्टम यहाँ पे वर्क पूरा प्रॉपर कंट्रोल नहीं बना रहा है, उस केस में ही फीसेस ऐसे पास हो जाते हैं। अदरवाइज वॉलंटरी कंट्रोल जो स्फिंक्टर्स हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल क्लोज या ओपनिंग हो सकती, एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये ध्यान रखना, रेक्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगी जब तक डिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। या आज ही क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने सुबह 12th। क्लियर, यहाँ पे लिखा है मास पेरिस्टालसिस एंड क्वेश्चन में था कि लेस पेरिस्टालसिस, वो क्या केस है, दैट इज द डिफिकेशन। यहाँ पे जो है, दिस इज द डिफिकेशन प्रोसेस। डिफिकेशन के लिए जो आप प्रेशर लगा रहे हो, जो प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है, वो पूरा जो यहाँ पे फिसेस इकट्ठा हुआ है, वो कैसे आगे की तरफ मूव करेगा, आपके प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे मूव करेगा, उस वक्त उस केस के लिए मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। हमेशा पेरिस्टालसिस चलेगा तो इनवॉलेंट्री की तरह, जैसे एसोफेगस से आ रहा था, काइम गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है, उसी तरीके से यहाँ से भी रेक्टम से मूव कर जाता है। दैट्स वाई वहां पे वो पॉइंट दिया हुआ है कि रेक्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो दिखेगी, वहां पे फिसेस रुकेगा, एक जो भी ह्यूमन है उसके ऐच्छिक अकॉर्डिंग, और जो भी उसका नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफिकेशन होगा। दैट्स वाई वहां पे स्लो पेरिस्टालसिस मूवमेंट रहेगी, उस वक्त स्टोर रहेगा। स्टोर के टाइम मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, डिफिकेशन के टाइम, डिफिकेशन के टाइम मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। क्लियर है बच्चा? Everything is, I think, now crystal clear, related to absorption, related to digestion, except some disorder. कोई क्वेश्चन है किसी को, कुछ पूछना है? देखो, ब्रूनर्स ग्लैंड उस दिन विदुला पूछ रही थी ना, सबम्यूकोसल लेयर में कौन सी ग्लैंड होती है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड सबम्यूकोसा में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर कई कई डिसऑर्डर हम लोग ऑलरेडी कवर करके रखे हैं, अभी बढ़िया शॉर्ट में देखते हुए सब आज खत्म करके, और एक फील लेते हैं कि हार्ड, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो किस तरीके के स्पेशलिटीज रखते होंगे, और वो किस तरीके की एक रेंज ऑफ डिजीज को कवर करते हैं। ठीक है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्ट, पहले तो देख लो एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट दिया हुआ है, और वहां से तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट में दिया लेकिन वर्ड भारी भारी। द इन्फ्लेमेशन मतलब जलन, ठीक है, इनलार्जमेंट, जो भी आपको ऐसी फीलिंग आती है दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। वो मेंटली जलन वाली बात नहीं कि किसी से जल रहे हो, फूल रहे हो, तो उसको भी इन्फ्लेमेशन नहीं बोलते। of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infection. इट मीन्स कि यहाँ पे रेंज ऑफ बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन है, बिकॉज बिकॉज हम जो फूड इंटेक करते हैं, जो हम वाटर इंटेक करते हैं, वो कई सारे डिजीज का सोर्स है। अगर आपका फूड और वाटर क्लीन नहीं है तो उस फूड और वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस स्टोर हो सकते हैं, जो वाया फूड और वाटर आपके बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। The infection are also caused by the parasite of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm. अब इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, अभी देखेंगे कितने सारे बैक्टीरिया और वायरल, जो एक जनरल रेंज यहाँ पे कवर होगी, और कुछ रिवाइज होंगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, और कुछ एडिशनल भी आएंगी। 12th का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है,
इन्फेक्शन, नेक्स्ट क्या दे दिया इसने, वर्म की बात की, तो मतलब वर्मी, वर्मी वाले सारे कैटेगरी आ जाएंगे इसमें, आपका टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, सब याद रखो। टेप वर्म, पिताग्रीमी, राउंड वर्म, एस्कैरिस, एस्कैरियोसिस कॉज करता है एस्कैरिस, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये सारे क्या कर रहे हैं, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज को कॉज कर रहे हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बेटा, कोई अगेन फूड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई फूड से ट्रांसपोर्ट, जो आपका ये वुंड होते हैं ना, पैर वैर में चोट लगी है, पहले अभी हम लोग क्या, हम लोग तो बढ़िया अच्छे अच्छे घरों में हैं, अच्छे अच्छे से रह रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हो ही रही है, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा जिनको बेसिक नीड्स की ही चीजें अवेलेबल नहीं है, और ऊपर से जो अभी हालात हुए हैं, एक जनरल सर्वे का एक न्यूज देख रही थी मैं, उसमें लोग इधर कोरोना से बच रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ से 5 करोड़ लोगों के पूरे वर्ल्ड में आने वाले कुछ महीने में डेथ होगी ड्यू टू द फूड, मतलब कमी से, फूड न्यूट्रिशन की कमी से उनकी डेथ होगी, जिसमें यू नो कि साउथ अफ्रीका सबसे अपर साइड पे होता है, क्लियर। तो जो बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिनकी मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं हो रही है, उसी में से एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में मैं बात करती हूँ कि स्लीपर, स्लीपर पहनना कितना जरूरी है। आप शायद बिना स्लीपर के बाहर नहीं निकलते होगे, या अपने गार्डन वगैरह में घूमते होगे, रोड पे नहीं जाते हो, ठीक है। तो स्लीपर आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह आपके पैर और सरफेस, जो मिट्टी है उससे आपके बीच में एक लेयर बन गया। अब ये लोग जो भी नंगे पैर चलते हैं, इनको छोटे छोटे पोर हो गए, घाव हो गया, या वट एवर चोट वोट लगी है, तो इनको बहुत एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है, वहां पे ब्लड कैपिलरीज मिलेगी, अंदर टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव स्किन है, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू और फिर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। वहां से बैक्टीरिया वायरस ट्रांसपोर्ट किया और भयंकर भयंकर डिजीज कॉज करते, तो समझो। तो ये वर्म, सिस्ट, ये सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताऊंगी मैं थोड़ा इलेबोरेट करके अच्छे से, अभी बस जनरल एक बता रही हूँ कि डिजीज शरीर के अंदर आ कहाँ से सकती है। अभी जैसे कोरोना को तुम देख रहे हो कि इनहेल करने से हो रहा है कोरोना, ठीक है, वायरस इनहेल हो जा रहा है, आपके नेजल पैसेज के थ्रू एंटर कर जा रहा है। उसी तरीके से अब देखो आपका पोर कहाँ कहाँ है, आपको पोर, एक तो स्किन पे पोरस है, कोई वुंड लग गया, कोई चोट लगी है, तो वो तो डायरेक्ट एकदम इंटरेक्शन करने के लिए भयंकर वाला होता है। तो दैट इज द थिंग्स कि जहां से किसी चीज के थ्रू आपके बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में आ जाए, क्लियर। और ये ऐसा डेली होता है बेटा, मैं तुम्हें बहुत, मतलब मैं तो डिजीज वगैरह पे रिसर्च की हूँ ना, तो मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बता सकती हूँ कि ये डेली चीजें होती हैं। कोई भी इतना हाइजीन वाला है ना, तो वो वीक हो जाएगा। जो तुम कभी इस चीज को माइंड मत करना, ठीक है, वो सब पेरेंटल केयर होता है। हाँ, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, वॉइस कट हो रही है, अभी देखते हैं। जो पेरेंटल केयर होती है वो तो केयर पेरेंट करते ही हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत नाजुक तरीके से पाले जाते हैं कि अरे नीचे मत खेलो, धूल नहीं चढ़ना चाहिए, बाहर मत निकलो, धूप में क्यों खड़े हो, ठीक है, पैदल मत चलो, इस तरीके का जो बच्चे लालन पालन करके बनाए जाते हैं, वो जब सिलेक्शन होते, पढ़े लिखे अगर सेलेक्ट हो गए, तो जब वो हॉस्टल में पहुंचते हैं ना, तो वहां पे उनको पता चलता है कि क्या हो। अब उनसे वो हॉस्टल का बढ़िया वाला खाना कैसे उनकी बॉडी लेगी। मम्मी ने तो बड़े सफाई से, और बड़े मतलब सफाई से ना खाओ ऐसा हम नहीं कह रहे, समझो एक बहुत मार्जिन है इसमें बेटा। इम्यून सिस्टम डेवलप ही, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है। दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आपकी बॉडी ने उस चीज से लड़ा और आपको लड़ना आ गया। अभी सिंपल वैक्सीन को तुम ट्रीट करो, वैक्सीन इज व्हाट, वैक्सीन में कोरोना वायरस ही तो दिया जा रहा है आपकी बॉडी को, एक छोटे अमाउंट में, ठीक है, एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, अलग अलग वैक्सीन अलग अलग टेक्नोलॉजी से बने। तो वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी से लड़ना ट्रिगर कर दी। अब जब रियल वाला हीरो आएगा, विलेन आएगा, तो उससे आपकी बॉडी लड़ सकती है। अब आप बचपन से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, और इसका भी लिमिट होता है, एक सेल, एक टाइम होता है कि आप 5 साल 10 साल की उम्र तक ये सारे थोड़े से टफ एंड वाले, हार्ड एंड टफ वाली चीजें कर लो। थोड़ा बहुत बीमार बीमार होना चाहिए, एकदम नाजुक नहीं। तो अब वो जब हॉस्टल में जाएगा बच्चा, तो दिमाग का तो बड़ा तेज है, ब्रेन में तो नहीं कोई असर हो रहा है, लेकिन खाना नहीं खा पा रहे हैं, भाई उनको जूस चाहिए, वो कुछ चीज पानी पी रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो देयर इज, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे तो भाई हॉस्टल में तो आए दिन हम लोग खाली एप्लीकेशन ही पास करते रहते थे कि ये
ये ऐसा हो गया, वो हो गया, इवन छिपकली तक मिल जाती थी यार खाने में, और क्या बताए तुम लोग। तो मीन्स हमें वो लड़ना है उससे, तो बहुत नाजुक नहीं बनना है। तो बात यहाँ पे बस वही आ गई कि किस तरीके से इन्फेक्शन जाता है अंदर, और आपकी बॉडी डेली इन इन्फेक्शन से इंटरेक्ट करती है। ऑल्दो कि आप किसी बड़े एकदम शील्ड वाले कमरे में न रह रहे हो, जिसको मैं प्रिफर नहीं करूंगी, अगर रहते भी हो तो थोड़ा सा निकलो उन सब चीजों से, बहुत नहीं आपको सेंसिटिव होना चाहिए। क्लियर। और जब इस तरीके की चीजों से डेली बॉडी इंटरेक्ट करती है तो डेली हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है, और हम मैक्सिमम चीजों से, हजारों बैक्टीरिया वायरस से लड़के हम ठीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी को पता नहीं चलता है कि हम बीमार हुए। ठीक है। लेकिन जब ये टेप वर्म, राउंड वर्म, इनके सिस्ट जो कि फीसस के थ्रू रिलीज हुए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फीस था, मतलब स्टूल मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल, वो खेतों में है, वो वहां डिग्रेड हो रहा है, और उसी पे से कुछ वहां से गुजर गया, या वहां पे ही आपकी क्रॉप लगी थी, हार्वेस्टिंग हुआ, वो वहां से ट्रेवल कर दिया, क्योंकि सिस्ट इज अ कवरिंग, एक कवरिंग है उसके पास। अब वो ट्रेवल कर रहा आपके खाने से लेके, आपके कुकिंग से लेके आपके अंदर चला गया। ठीक है। तो वो अब वहां पे ग्रो करेगा, उसका फेवरेबल कंडीशन ही वहां। तो इसलिए डिफरेंट टाइप के जो आपको वर्मी फॉर्म मिलती है ना, उसका एल्बेंडाइजोल एक टैबलेट टैबलेट चलती है, स्कूल वगैरह में भी चलती थी कि कीड़े मारने की दवा खिलानी है। ठीक है। तो इस तरीके जेंटाल होती है। तो इस तरीके की चीजें इंटरेक्ट हम लोग करते हैं, उसी सारे बातों की यहाँ पे लाइनें दी हुई हैं कि टेप वर्म, राउंड वर्म, जो वर्म्स से रिलेटेड है वो, और बैक्टीरिया और वायरस, ये सब कुछ डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर। अब एक डिजीज आती है जॉन्डिस, जो लीवर के टाइम में हम लोग देखें, ये तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन से हो गया, एक्सटर्नली कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अब पहले हम इसी का डिटेल आ जाते हैं, फिर आएंगे वापस। चलो, आइटिस वर्ड याद है, इन्फ्लेमेशन, वहां पे दिया हुआ है इन्फ्लेमेशन, रेंज है इसका, बैक्टीरिया और वायरस का बढ़िया वाला अच्छा वाला रेंज है बेटा। उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करते हैं। वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, व्हाट इट मीन्स, वायरस के थ्रू गैस्ट्रोएंट्रिक पोजीशन, गैस्ट्रोएंट्रिक पूरा जो आपका इंटेस्टाइनल वाला पोर्शन है, क्लियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसमें आइटिस, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, क्लियर, is an intestinal infection marked by watery diarrhea, abdominal cramp, nausea, vomiting and sometimes fever। पर ये कोई नहीं है जिसको ये ना हुआ, सबको होता है, ये कभी ना कभी लाइफ में हो ही जाता है। ठीक है, बच्चों को खास कर, बच्चे स्कूल में जब टिफिन वगैरह शेयर करते हैं, आप कहाँ तक बचाओगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें से इंटरेक्ट हुई होती है बॉडी, और ये सब छोटी मोटी डिजीज हो जाती है। The most common way to develop viral gastroenteritis, often called stomach flu। ठीक है, स्टमक में इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कॉमनली वी कॉल स्टमक फ्लू। is through contact with an infected person or by ingesting contaminated food or water। जो भी मैंने इतनी देर तक कहानी सुनाई तुम्हें पूरा, एक गरीबी वाली भी, एक स्लीपर वाली भी, एक खाने में कोई कंटामिनेशन है वो भी, ठीक है, यू डोंट नो कि पानी पूरी जो इतने चाव से खा रहे हो उसमें पानी कहाँ से लिया गया है, वो पर्सन क्या हेल्दी है जो यूज कर रहा है, जो उसमें हाथ डाल रहा है वो कैसे डाल रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, हम बहुत हद तक नहीं जानते। इवन ब्रांडेड होटल के अंदर अगर उनका जो फूड इंस्पेक्टर लोग उनको अगर कायदे से सर्वे कर दे ना, तो हम लोगों ने तो देखा हुआ है, मतलब मेरे तो जीजा जी एक है फूड इंस्पेक्टर, तो वो बताते हैं, मतलब खोआ में मिलावट, मिठाई में मिलावट, जैसे जैसे त्योहार का टाइम आएगा हद पैसा बनाने के लिए मतलब चीजें होती है। और आप जो बाहर से आपको 5 स्टार होटल दिख रहा है, अंदर अगर आप उनके किचन में चले जाओगे ना, तो आपको उनकी इतनी गंदी हालत मिलेगी, और वो क्या बिल बनाते हैं और क्या करते, तो दैट इज डजंट मीन कि आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हो कि केएफसी से आपने खाया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, डोमिनोज पिज्जा आपने खाया तो आप बड़ा एकदम सैनिटाइज किया हुआ या एकदम मतलब स्टेराइल आ रहा है, माइक्रोब्स की कोई गारंटी नहीं है बेटा। और अभी तो प्रेजेंट टाइम में कोरोना ने उसको प्रूव भी कर दिया, कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पे आप एक रेंज ऑफ वायरल और बैक्टीरियल डिजीज की बात, वायरस और बैक्टीरिया और उनसे रिलेटेड डिजीज की छोटे से रेंज में बात करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको कंटिन्यू करेंगे। एडेनो वायरस कैन कॉज डायरिया, डायरिया कॉज करने का होगा।
ठीक है, थोड़ा सा एडल्ट में रहता है। और रोटा वायरस बच्चों में मैक्सिमम, जो डायरिया की बात की मैंने, स्कूल वगैरह का इन्फेक्शन, उसमें रोटा वायरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोटा वायरस का वैक्सीन भी आता है, सबको लगा भी होगा तुमको। इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तुम लोगों ने किसी ने अपना वैक्सीन चार्ट देखा कभी? उस दिन बोला था तो देखा गया क्या क्या वैक्सीन लगी हुई है तुम लोगों को? वैक्सीन चार्ट देखा? अब थोड़ा डॉक्टर बन रहे हो, अपनी चार्ट वगैरह तो देख लो, सारे वैक्सीन लगे हैं या नहीं। कोरोना वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो आफ्टर बर्थ जितना वैक्सीन लगता है, अपने अपने मम्मी लोगों से पूछना, वैक्सीन चार्ट रखा होगा। और वैक्सीनेटेड नहीं हो ये भी पूछ लेना, हुए हो कि नहीं हुए। जैसे मैं तुम्हें एक इमेज शेयर करूंगी कृषु की वैक्सीन चार्ट का, तो तुम्हें दिखा है, देखना तो, ठीक है? रोटा वायरस, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेडियाट्रिक मतलब बच्चों, पेडियाट्रिशियन मतलब बच्चों के डॉक्टर, पेडियाट्रिक डायरिया। कैंपाइलोबैक्टर, ये सबको नोट्स बनाना है बेटा, और बढ़िया से 2-3 पेज लगेंगे, लिख लेना फुर्सत से। कैंपाइलोबैक्टर इज वन ऑफ द, दो 3-3 रोज लिखोगे तो भी हो जाएगा। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल, ये वायरल है, ये बैक्टीरियल है, कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। कंपाइलोबैक्टर एजेंट है, मतलब बैक्टीरिया है, जो कि बैक्टीरियल डायरिया कॉज करता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज करता है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड एंड इज फ्रीक्वेंट इन चिल्ड्रन अंडर 2 साल से छोटे बच्चों में ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड है। इट कैन कॉज डायरिया, समटाइम्स ब्लडी, डायरिया में भी फ्लूड आ रहा है, वाटरी डायरिया है, ब्लडी डायरिया है, चावल के माड़ जैसा डायरिया हो रहा है, ये सब पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है? एब्डोमिनल क्रैम्प, एक मरोड़ सी फीलिंग होती है जो, वॉमिटिंग, फीवर, ठीक है, वॉमिट भी हो रहा है साथ में, ये डायरिया वॉमिट ये सब साथ में हो जाए ना तो एकदम ट्रॉमा एक तरफ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा समझते हो तुम लोग, एक्सीडेंटल एकदम केस, ठीक है? मेडिकल इमरजेंसी, तो ट्रॉमा एकदम सबसे हायर वाला होता है, एंड इधर ये डिहाइड्रेशन वाला हायर होता है। किसी की बॉडी से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, एक साथ उसको डायरिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन सब कुछ चल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। इट इज यूजुअली फूड बॉर्न थ्रू, अब देखो ये रीजन है इसका, फूड बॉर्न डिजीज है, ठीक है? फूड बॉर्न थ्रू रॉ और अंडर कुक मीट, जैसे कुछ लोग कच्चा कुछ कुछ खाते हैं, कुछ एग भी कच्चा यूज करते हैं, कुछ लोग कच्चा दूध पी लेते हैं। वहाँ गाय जहाँ दुहाती है, मैंने तो गांव में मतलब देखा भी है ये चीज, गाय दो रहे हैं और वहीं पे ताजा ताजा दूध पीने का वो चल जाता है। तो अभी आप, पहले जमाना अलग होता था बेटा, मिट्टी लगा दो, अगर आपको खून आ रहा है और उसको मिट्टी लगा दो तो आपका खून बंद हो जाता था, चीजें हील हो जाती थी। अब मिट्टी लगा दो तो देखो वहां इन्फेक्शन क्या भयंकर वाला होगा। तो वेरिएशन है पूरा, ठीक है? तो रॉ कुछ खाना खा रहे हैं, प्रॉपर कुक्ड नहीं है, हाफ कुक्ड है, तो वहां पे भी चांसेस हैं कि कैंपाइलोबैक्टर उसमें हो, और क्योंकि वो हाफ कुक्ड है तो पास ऑन कर जाएगा, स्पेशली पोल्ट्री, पोल्ट्री डिसीज में, और थ्रू कंटामिनेटेड मिल्क, या आप कोई डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, वहां पे ही आपका डेली आना जाना है और वहां पे कंटामिनेशन है, तो भी चांस है कि आपके थ्रू, आपसे, आप जिनको जिनसे जहां मिल रहे हो, जो खा पी रहे हो, उसके थ्रू ये कंपाइलोबैक्टर ट्रांसपोर्ट कर सकते। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल infection is responsible for up to 25% of cases of antibiotic associated diarrhea। डायरिया के बहुत रेंज है बेटा। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, एंटीबायोटिक ले लेते हैं आजकल, एंटीबायोटिक का भी बड़ा फैशन है कि एंटीबायोटिक ले लिया, हर चीज में बस गए, एंटीबायोटिक ले लिया, उसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया, तो वो क्या होता है ना, वो आपकी बॉडी को एक बायोलॉजिकल मतलब एक बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, ताकि वो जिसके लिए आप एंटीबायोटिक ले रहे थे ना, वो माइक्रोब्स अब उस एंटीबायोटिक के हाफ डोज की वजह से आपकी बॉडी में बढ़िया से जर्मिनेट कर सके, ठीक है? तो एंटीबायोटिक की डोज जब भी हो तो उसको बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, कोई 5 डेज की होती है, कोई 10 डेज की होती है, कोई 14 डेज की होती है। उसी तरीके से आप एंटीबायोटिक कोई लिए और उसकी रिस्पेक्ट में डायरिया हुआ तो दैट इज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। मोस्ट ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, वहां पे इनके चांसेस हाई होते हैं। इल्डरली बड़े लोग, इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स आर मोस्ट एट रिस्क। देखो जो यहाँ इंटरेक्शन करेंगे, हॉस्पिटल इज लाइक बल्क, वहां पे डिफरेंट टाइप के मरीज ही तो हैं,
ऐसे तो आपको रोग होने का चांस है, लेकिन अभी अगर मैं कोरोना वैक्सीन लगवाने ऐसी जगह चली जाऊं जो ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी 500 कोरोना के पेशेंट है, ठीक है, तो ये बेवकूफी भरा डिसीजन। अगर आप लो इम्यून के हैं तो ऐसी जगह तो जाना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना बात हम क्या बता रहे हैं? तो एल्डरली, बड़े लोग, एजेड लोग एंड इम्यून कॉम्प्रोमाइज, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो, ऐसे लोग इसके लिए रिस्क पे होते हैं। ऐसे लोगों को हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हुए बहुत अच्छे से ले जाना। दिस इज नॉट अबाउट कोरोना बेटा, दिस इज जनरल। कुछ चीजें कोरोना सिखा के भी जाएगा। जनरली हम लोग घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसे ही छोड़ देते थे ना, वो चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाकी भी तो बैक्टीरिया वायरस कहीं गए थोड़ी ना बेटा, बाकी डिजीज कहीं गई थोड़ी ना, बस नोटिस में कोरोना आ रहा है। इकोलाई, इकोलाई को जो जिसको बड़ा फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी आएगा ये, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आएगा, वो भी डिजीज कॉज करता है, ट्रैवलर्स डायरिया कॉज करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, जो जगह जगह घूम फिर रहे हैं उनके अंदर इकोलाई, हमारे माइक्रोफ्लोरा में भी है। इकोलाई हमारे लिए बी12 का भी सिंथेसिस करता है। अच्छा अच्छा, बहुत चीज है इकोलाई की, इसलिए ये वाली चीज मिस हो जाती है तो एक मार्किंग बना के यहाँ पे रखना। ट्रैवलर डायरिया कॉज करते हैं। कृषु, कृषु, पानी दे देना। एंड अ मेजर कॉज ऑफ डायरियल डिजीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड एक कंपेरेटिवली तुम्हें पता होगा कि डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, जहाँ पे सुविधाएं कम है वो डेवलपिंग में आ जाती है। जो डेवलप हो चुके हैं जैसे अमेरिका वगैरह, वो डेवलप में आते हैं। तो जो भी डेवलपिंग है मतलब वहाँ पे संसाधन कम है बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनके चांसेस हाई होते हैं, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन। पीपल यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई थ्रू इंजेशन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विद ह्यूमन और एनिमल फिशेस। अब क्या होता है, आपको तो लग रहा है कि आपने बड़े अच्छे से वाटर लिया है, लेकिन वो वाटर आ तो जमीन के अंदर से ही रहा है। शॉर्ट में ही चलते बेटा, कहीं पे दूर फिशेस डंप हुआ था, फिशेस प्रेजेंट है, ये धीरे 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 वाटर लेवल तक अगर पहुंचा है और वाटर में डिसॉल्व हो गया है और वो आपके ड्रिंकिंग वाटर वाले सोर्स में आ रहा है, तो बेटा इसके साथ तो माइक्रोब्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सब बात हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अच्छे से चैप्टर चलेगा, उसमें बात करें। तो इस तरीके से वहां पे कंटामिनेशन इसका पहुंच सकता है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी देखा था, इसको हमने बताया था तुम्हें, स्टमक अल्सर कॉज करता है। ठीक है, क्या कर रहा है ये, जो म्यूकोसा लेयर से म्यूसिन का सीक्रेट है, जो म्यूकस की लेयर बनी हुई है, म्यूकोसा लेयर नहीं, म्यूकस की लेयर, इसको ये खाता है। ठीक है, अमोनिया सीक्रेट करता है, एसिड को जो बाइकार्बोनेट है उसको अमोनियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनेट बनाएगा, उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और बढ़िया म्यूसिन को खाता जाए। इट इज कॉज गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन करेगा एंड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडनल अल्सर। क्लियर? इट कैन कॉज स्टमक पेन और नोजिया। नोजिया समझ में आता है? थकान, वो थकान, वॉमिटिंग सा लगना, वो सारे का एक कॉम्पैक्ट होता है, स्टमक पेन, नोजिया, बट इन मेनी केसेस देयर आर नो सिम्टम। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी, अगर जैसे किसी की ईटिंग हैबिट अच्छी है लेकिन स्टिल उसको एसिड बन रहा है, ईटिंग हैबिट अच्छी है, वो बहुत मसालेदार नहीं खा रहा है, बहुत बाहर का नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी उसको एसिड की प्रॉब्लम है, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि उसके स्टमक में हेलिकोबैक्टर पायलोरी प्रेजेंट है और वो उसकी म्यूकस सिक्रीटेड लेयर, जो म्यूकस का डिपोजिशन है, उसको वो एज अ फूड यूज कर रहा हो और उसके स्टमक की म्यूकोसा लेयर पे पूरा जाके अल्सर छोटे छोटे बन रहे हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि वहां पे कितना सीवियर अटैक है। इन्फेक्टेड पीपल, अगर इसका कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, बहुत टाइम से बार बार ऐसा हो रहा है, तो देयर इज चांसेस कि उसको पैक्टिक अल्सर या यू कैन से इट्स स्टमक अल्सर। ठीक है, पैक्टिन की सिंथेसिस हो रही है वहां पे, उस इन सब चीजों से रिलेटेड बेटा उसके सेल्स डैमेज हो सकती है और ट्यूमर कॉज हो सकता है, दैट इज नोन एज स्टमक अल्सर। इज इट क्लियर? चलो, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट रोटावायरस अभी बताया, बच्चों में होता है, वही चीज है, कॉज ऑफ डायरिया, ये सब डायरिया के ही बेसिकली कॉज चल रहे हैं।
and infant, and it is responsible for the most severe cases. There is a vaccine for rotavirus, but globally it causes more than 500,000 deaths per year. अब ये सब डेटा देखो, ये क्या है, ये कोरोना वायरस से छोटे थोड़ी ना, लेकिन ये पैंडेमिक नहीं है, ये किसी एरिया में कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, एपिडेमिक है या एंडेमिक है. Most of these are in emerging countries. जो developing country है again. Salmonella, Shigella, this is very important. ये आपके लिए बहुत important है. Human health and disease chapter के भी points है. क्या कह रहे हो? Yes, ma'am. Salmonella, Shigella are foodborne GI illness, gastrointestinal illness cause करेंगे. किसके through? Foodborne. Again, foodborne. खाया आपने कुछ, सड़क के किनारे खाया, कहीं पे भी खाया, आपकी मेड या वो कहीं से कंटामिनेटेड हुआ है आपका फूड और उसके थ्रू होगा कॉज, तो डायरिया कॉज करेगा. एंड दैट इज अगेन इसके बड़े एक्यूट सिम्टम्स होते हैं. सैल्मोनेला इज कॉमन एंड इज फाउंड इन रॉ मीट. ठीक है, अपने आप उनका फेवरेट जोन ही वो है कि रॉ मीट होगा, पोल्ट्री फॉर्म होगा, तो वहां पे सैल्मोनेला ग्रो करेगा. ठीक है, पोल्ट्री, सी फूड, जो आप समुद्री फूड ले रहे हो. एंड अब ये सब पढ़ा रही है उसका मतलब नहीं कि आज जाके घर में लड़ाई बैठ के कर लेने लगना कि ये सब हम खाएंगे. जो खाते हो वो खाओ, बट प्रॉपर केयर से खाओ. एग्स एज वेल एज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट. देखो बेटा, मैंने बताया अभी इसलिए कि स्किन के थ्रू, फूड के थ्रू, सांसों के थ्रू, वाटर के थ्रू, ये इतने थ्रू 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 जो मैं बोल रही हूँ, वो चांसेस है कि माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर चले जाए. ठीक है. Acute symptoms include nausea, vomiting, abdominal cramp, diarrhea, fever, and headache. ये feel होगा. Shigella is frequently found in water polluted with human feces. जो अभी मैंने आपको ग्राउंड लेवल का एग्जांपल दिया, वो वहां पे सिजेली डिजेंट्री भी कॉज होती है, डायरिया भी कॉज होता है. तो इस तरीके का एक डिजेंट्री बेसिकली उसको बोलेंगे फास्ट. ठीक है, बहुत वो सीवियर होता है, डायरिया से वो सीवियर होता है. तो सिम्टम्स आ भी गया, वही नाम दिया, चलो अच्छी बात है. सिजेलोसिस, बैसिलरी डिजेंट्री, मतलब ये दोनों ही क्या है, बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली. डिजेंट्री कॉज कर रहे हैं. इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग, ब्लड, पस, म्यूकस इन स्टूल. ये जो पस वगैरह है ना, ये इसको बढ़ा देता है, मतलब ब्लड भी आ रहा है, पस भी आ रहा है, म्यूकस में स्टूल के साथ ये सारी चीजें भी रिलीज हो रहा है, तो बहुत सीवियर केस हो जाता है. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, पेनिसिलिन की डिस्कवरी ही इन्हीं की वजह से हुई थी. क्लियर, पहला जो डिस्कवरी आपको वैक्सीन वगैरह का, उसमें इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है. तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड इंटॉक्सिकेशन. आपकी फूड की टॉक्सिसिटी बढ़ा दे, ऐसा बहुत बढ़िया से आराम से हो सकता है. ठीक है, क्लियर. Characterized by abrupt, violent onset, severe nausea, cramp, vomiting, and diarrhea using lasting 1 to 2 days. Diarrhea usually lasting. ठीक है, ऐसा रहेगा अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन. Okay, this opportunistic pathogen can be found on human skin, infected cuts, noses, and throat. क्लियर, ये सारे आपके पैसेज, आपने जितने आपका पास पैसेज हैं वहां से आपका ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है. एक मिनट बेटा, है ना. करेक्ट, स्टेफाइलोकोकस ही था डिस्कवरी वाला. हाँ, एंड हैज बीन एसोसिएटेड विद अ वाइड रेंज ऑफ फूड इंक्लूडिंग मीट एंड मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री एंड एग प्रोडक्ट, सैलड, बेकरी प्रोडक्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट. ठीक है, तो कभी भी अब स्टेफाइलोकोकस से हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है.
बहुत इजीली अपने को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप कहीं पे भी होटल वगैरह में सैलेड खा रहे हैं, सैलेड, क्योंकि ऐसा होता है कि होटल स्टार्ट होने वाला है, सुबह ही वो सैलेड वैलेड काट लिया है, अब वो दिन भर चलता रहेगा। ठीक है, किसी आप फंक्शन में भी जा रहे हो, पार्टी में भी जा रहे हो, तो भी वहां पे अवॉइड करोगे सैलेड, ऐसी बिना कुक वाली चीजों को नहीं खाना चाहिए। और हम सबसे पहले सैलेड के ही पास जाते हैं, सबसे पहले पानी पूरी के ही पास जाते हैं, तो हम लोग खुद उनके पास ही जाते हैं बेटा, जो चीज हमें ज्यादा हार्म कर रही है। तो इन सब जगहों पे जो ओपन है, पोल्ट्री हुआ, पोल्ट्री प्रोडक्ट रिलेटेड हुए, इन सभी जगहों पे जहाँ पे बहुत देर का कोई चीज कटा फटा या कटा और कुक किया हुआ रखा है, हाफ कुक रखा है, आधा प्रिपेयर करके रखा है कि जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा अब फटाफट हम इसको बना देंगे। आप चले जाओ, आप कढ़ाई पनीर ऑर्डर करो, आप मलाई पनीर ऑर्डर करो, आप कोई भी मतलब कुछ भी मटर पनीर ऑर्डर करो, ग्रेवी आपको सबकी एक जैसी मिलेगी, थोड़ा थोड़ा टेस्ट का वेरिएशन वो कर देते हैं, और आपके ऑर्डर देते ही 10 मिनट में वो बन के आ जाता है। इसका जादू तो यही होता है बेटा एक्चुअली। वो अंदर आधा हाफ कुक्ड रखा हुआ है, आप जैसे ऑर्डर दोगे थोड़ा सा उसका मसाला वसाला सब अलग करेंगे और आपको बना के दे देंगे। समझते हो? नहीं समझते हो? आगे से समझ। ठीक है, तो ये तो हो गया बैक्टीरियल वायरल वाला पूरा रेंज। नाउ कम टू नेक्स्ट, जॉन्डिस, जिसको मैंने लीवर में कवर किया था। लीवर अफेक्ट होगा, स्किन आई टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, नॉट बाइल साल्ट। क्लियर? बाइल पिगमेंट इज एक्सक्रीटरी मटेरियल जो आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से बन रहा है। इसको सीधा सा सिंपल सा चीज है कि इसको इंटेस्टाइन में ले आओ, इंटेस्टाइन में ये वेस्ट प्रोडक्ट फीसेस के साथ में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह एक्सक्रीटा में चला जाए। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं हुआ तो ये ब्लड में, ब्लड से ये डिपोजिशन स्टार्ट करेगा, एंड डिपोजिशन होने की वजह से इंसान गोरा हो जाता है। ठीक है, मतलब पीला पड़ने लगता है, उसकी आंखें, उसके नेल्स येलो येलो कलर के दिखते हैं। तो जॉन्डिस नॉर्मल पर्सन दिख रहा है, जॉन्डिस वाला पर्सन दिख रहा है थोड़ा सा येलोइंग दिख रहा है। येलोइंग इज फ्रॉम एक्यूमुलेटेड बिलिरुबिन इन द स्किन, ऑफन कॉज्ड बाय लिवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर। अब यहाँ पे एक रेंज है, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, लेकिन ये वाला इमेज ध्यान से देखना, थेरी नहीं है कोई इसकी अभी यहाँ पे। ठीक है, इमेज में ही देखो, तो प्री हेपेटिक कॉज भी हो सकते हैं जिसमें आप यू कैन रिलेट विद द मलेरिया डिजीज। और बेसिकली तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना, पहले भी मैंने बताया, जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज, जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम। ठीक है, ये सिम्टम है, मतलब किसी भी अदर डिजीज जो इसको कॉज कर रही है, जिसका ये सिम्टम हो सकता है, डिजीज आपके इंटरनल बॉडी में कुछ और हो सकता है। तो हमेशा ये नहीं है कि लीवर के ही वजह से होगी। तो दैट्स वाई जॉन्डिस को कॉमनली कैटेगराइज किया जाता है, और एक बार ये क्वेश्चन आया है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन में ये टर्म्स दिए हुए, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक, मतलब लीवर से रिलेटेड सबको पता हो। प्री हेपेटिक में एग्जांपल याद रखना, मलेरिया के केस में, मलेरिया के केस में जब आपकी आरबीसी डैमेज होती है, वहां पे पैथोजन ग्रो करने लगता है, प्रोटोजोवन डिजीज है ये। ठीक, उस केस में आपकी आरबीसी डैमेज हुई तो द ब्रेकडाउन और जो कॉजेस चलता है वो बाइलोबिन बनने लगते हैं, एंड उसके डिपोजिशन से बॉडी येलोइंग दिखती है और जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, लिवर वीक है, जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, लिवर में सिरोसिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, जॉन्डिस हो सकता है। मीन्स एक रेंज है जो विदाउट लिवर है, मतलब प्री हिपेटिक में आ गया, उसमें आ गया आपका लीवर में ब्लड आने के पहले ही ब्लड इन्फेक्टेड, ब्लड में बाइलरुबिन हो रहा है किसी कॉज की वजह से, दैट इज रिलेटेड टू आरबीसी। क्लियर? आरबीसी के ब्रेकडाउन से बाइलरुबिन ब्लड में इकट्ठा होता जा रहा है, उसमें लीवर कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है। रोल सबका होता है बेटा, लीवर में फिर भी ब्लड आएगा, प्रोसेस चलेगा, लेकिन मेजर कॉज लीवर नहीं होगा। फिर आपका who drink more will get, मतलब who drink more get jaundice। हाँ, वो तो लीवर के वीक होने का है बेटा, बाइल का, बाइलरुबिन का फॉर्मेशन, लीवर वीक हुआ तो जॉन्डिस तो हो ही सकता है, दैट इज अ कॉज। ठीक है, इसलिए मैंने बोला फ्रीक्वेंट होगा, जैसे इम्यून कम है तो आपको कई सारे डिजीज हो सकते हैं, और सिंपल सी बात है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपके ऑर्गन अभी कमजोर नहीं हुए थे, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो भाई लो अब लंग्स गया आपका।
तो वही चीज है, हेपेटिक सिरोसिस हो रखा है, अल्कोहलिक है कोई, क्लियर, अच्छा वही वाला ड्रिंक लिखे हो, तो उसको चांसेस ज्यादा है कि वो जॉन्डिस हो। फिर पोस्ट हिपेटिक मतलब हिपेटिक के बाद, तो आपको पता है गॉल ब्लैडर है वहां पे, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, प्रॉपर मूवमेंट ऑफ बाइल नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर मूवमेंट ऑफ बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सही से अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है, तो उस केसेस में भी जॉन्डिस का इफेक्ट दिखेगा, वो ब्लड में जाने लगेगा एंड सेम वे में येलोइंग ऑफ बॉडी आएगी। कॉजेज ऑफ जॉन्डिस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर इन्फ्लेमेंट है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट इन्फेक्टेड है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, सिस्ट है वहां पे, स्टोन है, बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई है, हिमोलाइटिक अमोनिया एनीमिया, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइलरुबिन, हिमोलाइसिस मतलब आरबीसी डैमेज, आरबीसी डैमेज होगी उतना बाइलरुबिन बनेगा, मलेरिया वाला केस हो गया आपका। गिलबर्ट सिंड्रोम, ये मार्क कर लेना बेटा, दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, इसको एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, ये आपके जीन, मतलब आपके नहीं यार, मैं जब भी ऐसे बोलूँ ना, बड़े अच्छे से समझना बेटा, हम किसी को बीमार होने के लिए नहीं कह रहे, आपके मतलब ह्यूमन, ठीक है, तो किसी की जेनेटिक ही इंफॉर्मेशन ऐसे है कि वो प्रॉपर बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, उसका मैकेनिज्म ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको जो जॉन्डिस होगा उसको बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम, वो गिलबर्ट सिंड्रोम की वजह से, और सिंड्रोम अपने आप में बड़ा चीज होता है, दिस इज रिलेटेड टू मल्टीपल डिजीज, जब मल्टीपल डिजीज होते हैं तो सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसका एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया सिम्टम सिंड्रोम, अलग अलग है, डिजीज सिम्टम सिंड्रोम, क्लियर। तो गिलबर्ट सिंड्रोम, दिस इज एन इनहेरिटेड सिंड्रोम, मतलब पास ऑन हो रहा है, जीन पे है ये, दैट इम्पेयर्स द एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स टू प्रोसेस द एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, एक्सक्रीटरी मटेरियल में बाइल नहीं जा पा रहा है, बाइलरुबिन नहीं जा रहा है, और उस वजह से वहां पे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट डिजीज है एनसीईआरटी में देखोगे, वॉमिटिंग दिया हुआ है, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, बताया है ये मैंने कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जब भी आप कुछ कंटामिनेटेड चीज या अनवांटेड चीज खाए हो जो आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर रही है, जिसको डाइजेस्ट नहीं करना चाहती, तो फटाफट से रिफ्लेक्स एक्शन करेगी और आपको वॉमिट कराना चाहिए, तो वॉमिटिंग इज नॉट अ डिजीज, अगेन ये भी कोई डिजीज नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपके इम्यून सिस्टम का ही है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला, ये देखो बेटा ये दे दिया है, ये नर्वस सिस्टम का पोर्शन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया हुआ है, ये एमसीक्यू बन जाएगा, मेडुला वाले पोर्शन में वॉमिट सेंटर है, जैसे कल मैंने आपको कौन सा डाइजेस्टिव सेंटर बताया था, ठीक है, उसी तरीके से वॉमिट सेंटर है मेडुला में, अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, बस इतनी सी लाइन थी, इसको आगे देख, थोड़ा सा रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड, क्योंकि मेडुला का नाम आया इसलिए ध्यान रखो, इतनी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बायलेटरली इन मेडुला ऑब्लोंगेटा नियर द ट्रैक्टस सोलिटेरियस, अब ये सब अभी नहीं बात करेंगे। द सेंसरी इम्पल्सेस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द इरिटेटेड पार्ट ऑफ जीआईटी, जो इरिटेट हो रहा है, जो रिफ्लेक्स करना चाह रहा है, और अदर ऑर्गन्स आर ट्रांसमिटेड टू द वॉमिटिंग सेंटर थ्रू वैगस नर्व, cranial नर्व्स होती हैं, कल भी आया था इसका नाम, वैगस नर्व के थ्रू, एंड सिंपैथेटिक एफरेंट, आने वाले को एफरेंट फाइबर कहते हैं, जाने वाले को एफरेंट फाइबर कहते हैं, ये भी बताएंगे नर्वस सिस्टम, क्लियर, उसको ट्रांसमिट हुआ और फिर इसके रिस्पॉन्स में वहां पे वॉमिट का प्रोसेस होगा। द मोटर इम्पल्सेस कॉजिंग एक्ट ऑफ द वॉमिटिंग आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वॉमिटिंग सेंटर थ्रू फिफ्थ, सेवेंथ, ये क्या है, नाइन्थ, आई एक्स होता है, एक्स आई होता है, चलो 12 ही होते हैं वैसे तो, एक्स आई 11 हो जाएगा, हाँ करेक्ट, नाइन्थ, 10th एंड 12th, cranial nerves to the upper part of gastrointestinal tract and through spinal nerves to diaphragm, diaphragm में मूव करता है, आप कभी देखो अगर आपने आप वॉमिट आपको होती है ना, तो वॉमिट होते वक्त आपके एब्डोमिनल मसल्स प्लस डायफ्राम ये सारे मूव करते हैं, तब आप पूरा बाहर वॉमिट कर पाते हो,
क्लियर? इसको बस नोट्स बना लो। अभी वैगस नर्व का जैसे नाम आया था वैसे ही क्रैनियल नर्व्स पढ़ाऊंगी, तो ये 5th 6th 7th 5th 6th 9th 10th और 12th क्रैनियल नर्व्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फॉर सिग्नल ट्रांसमिटेशन एंड फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। क्लियर? डायरिया की हो गई काफी बातें। डायरिया अब टेबल एक आ गया, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया फिर से इसको। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ट्रैवलर्स डायरिया जो पढ़े हो उन सबको टेबल फॉर्म में। मेडिकेशन, फूड एनर्जी टॉलरेंस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, ये सब देखो तुमने थोड़ा सा फील किया हो कि कभी कभी कैंडीज वगैरह लेने से आपको अच्छा फील होता है, वो सब पार्ट है। और जस्ट लिस्ट है जो हमने कवर कर दिया, उसको बस एक बार पढ़ लेना, अब हम यहाँ नहीं रुक। ठीक है, और ये क्या आपका वही हेमोराइड्स वाला पोर्शन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वाली बात, तो एनसीईआरटी में फिर कॉन्स्टिपेशन दिया होगा। पहले एनसीईआरटी से देख लेते हैं। डायरिया, ओके डायरिया की बात होगी बेटा, अच्छा खासा अपन कर चुके डायरिया के बाद। कॉन्स्टिपेशन इसकी भी बात हुई थी। आर रिटेन विद द कोलन एज द बॉवेल मूवमेंट अगर इरेगुलरली, प्रॉपर रेगुलर कोई अगर डिफिकेशन की प्रोसेस नहीं करता, हेल्दी हैबिट नहीं है, कुछ उसकी बॉडी की इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ उसने धीरे धीरे बॉडी को ट्रेंड कर दिया है, तो उस केस में कुछ उसके प्राइवेसी वाली प्रॉब्लम भी मैंने बताया था कि अगर ऐसे प्लेस पे ही वो रह रहा है जहाँ पे उसकी फैसिलिटी बहुत अच्छे से नहीं है, फीमेल है बेसिकली, तो वो इस केसेस में उनको धीरे 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 उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक कॉमन सी बात बताऊं कि पहले गांव में क्या होता था कि फीमेल को अगर फ्रेश होना है तो वो सुबह उजाला होने के पहले ही उसको खेतों की तरफ जाना पड़ता। ठीक है, ताकि उसको कोई मेल ना देखे, ताकि वो दोपहर में ना जा, किसी को लूज मोशन है उस वक्त बॉडी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो दैट इज लाइक कि आप किस सिचुएशन में हो और उसकी वजह से कैसा कॉन्स्टिपेशन कॉज हुआ है। ठीक है, फिर एक वो फ्रिक्वेंटली काफी टाइम तक होता रहेगा तो इवेंचुअली वो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इनडाइजेशन, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रॉपर आपको क्या लगेगा कि पेट भरा भरा सा है, तो अच्छे से आप ना खाना खाएंगे ना प्रॉपर फिनोमिना चलेगा आपका। The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food। कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो, सिंपल आप ऐसे समझ। तो जब तक वो पूरा प्रॉपर आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वहां पे प्रॉब्लम्स ही आपको फील आती रहेगी। ये मैंने पहले भी दिखाया, नॉर्मल केस एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाला, मतलब बार बार वाला, एक्यूट, करंट, क्रोनिक, लंबे टाइम से। ठीक है, तो सॉफ्ट टूल, हार्ड टूल, फिर वहां पे हेमोरॉइड्स बनते हुए, स्टोन्स बनते हुए, लीथ बनते हुए, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो हेमोरॉइड्स का फॉर्मेशन, रेक्टल प्रोलेप्स, पूरा रेक्टल वाला पोर्शन बाहर की तरफ इन्वर्ट हो जाए। क्लियर? फिकर फिकस इम्पैक्टर टाइट हो, मतलब स्टोन में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको मतलब ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलेगी जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स वगैरह के भी प्रॉब्लम होती है। सिंपल सा है, डाइटरी हैबिट और रेगुलर हैबिट से काफी हद तक ये ठीक हो सकता है। फिर इसके कुछ मेडिसिन है डिफरेंट डिफरेंट, इसका भी लेवल है बेटा। ठीक है, लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है, किसको कैसा है। ये एसिड रिफ्लक्स को दिखा रहा है, एसिड रिफ्लक्स जो अभी हम लोगों ने बात किया, गैस्ट्रिक वाला एसिड, हेलिकोबैक्टर अगर अंदर कॉज कर रहा है अल्सर तो भी वहां से, स्फिंक्टर लूज है तो भी वहां से, हर केस में रिफ्लक्स हो सकता है, एसिड एसोफेगस तक मूव करके आ सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट अ ट्रू वॉल। तो उस केस में यहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होता है इन एरियाज में। पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है तो पैंक्रियाटाइटिस इज अ डिजीज इन विच द पैंक्रियाज बिकम्स इन्फ्लेम्ड। Pancreatic damage happens when the digestive enzymes are activated before they are released into the small intestine and begin attacking the pancreas। बताया ना मैंने, पैंक्रियाज के इनएक्टिव एंजाइम है, जाके ड्यूडनम में एक्टिव होंगे, अगर वो पैंक्रियाज में एक्टिव हो गए तो पैंक्रियाज को अटैक करने लगेंगे, तो दैट इज कॉज द इन्फ्लेमेशन। एक्यूट और क्रोनिक, अगर सडन हो रहा है अभी तुरंत का है तो दैट इज एक्यूट, एक लॉन्ग टर्म से अब उसको क्रोनिक ही हो चुका है तो उसको बोलते हैं क्रोनिक।
हेपेटाइटिस अगेन लीवर से रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन इन लीवर, condition of the liver, it is commonly caused by a viral infection, but there are other possible causes of hepatitis. These include autoimmune hepatitis, hepatitis A, B, तुम लोगों ने सुना होगा, clear? Autoimmune hepatitis and hepatitis that occurs a secondary result of medication, drugs, toxin, alcohol. बहुत इसके भी मेजर हैं, अभी बहुत प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, डिस्कवर हुआ है, और इसकी भी डिटेल बात अपन करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। गॉल स्टोन क्या हुआ? गॉल ब्लैडर का स्टोन इज ए स्टोन फॉर्म विद इन द गॉल ब्लैडर आउट ऑफ बाइल कंपोनेंट। बाइल कंपोनेंट के कंसंट्रेशन करने के अलावा अगर वहां धीरे धीरे बाइल सॉल्ट का डिपोजिशन हो गया और वो स्टोन को फॉर्म कर गया है, तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन। क्लियर? इसको एक टर्म और बोलते हैं, लिथ वर्ड को ले लेना, ठीक है? कोली लिथ एसिस, कोली लिथ एसिस may refer to the presence of gallstone. रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस, वही जो आपका एसिड वाला बात हुआ, is usually due to a condition known as gastroesophageal reflux, GERD, full form note down कर लेना। When stomach contents like acid frequently back up into the esophagus, this causes chronic inflammation and irritation of the esophagus. Mucus secretion damage होगा वहां पे, और उससे एक आपको पूरा इन्फ्लेमेशन जैसा फील होता है पर्सन। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ क्रोनिक or long lasting disease that cause inflammation, irritation or swelling and sores caused ulcer on the inner lining. Colitis से ही चले जाओ, कोलन में बात हो रही है, inner lining of the large intestine. ठीक है? अल्सर का फॉर्मेशन अगेन वही बात है कि जो भी माइक्रोब्स है वो वहां पे इन्फ्लेम करने लगे, वहीं पे एक्ट करने लगे। क्लियर? रिवर्स एक्शन हो जाए किसी, या कोई ऐसे हार्मफुल माइक्रोब्स पहुंच गए जो वहां पे म्यूकस लेयर को डैमेज करके अल्सर का फॉर्मेशन करे, तो उस केस में कोलन पोर्शन में हो रहा है, दैट इज नोन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इसके लिए दो पैसेज बेटा, एक तो आप फूड के थ्रू भी हो सकता है, दूसरा एनल जो अपना ओपनिंग है वहां से भी माइक्रोब्स ट्रेवल्स कर सकते। ठीक है? रिवर्स, जैसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से नीचे गई है, उसी तरीके से नीचे से ऊपर वाला भी फिनोमेना है। Celiac disease is a serious autoimmune disorder that can occur in genetically predisposed people where the ingestion of gluten, wheat, ठीक है, गेहूं, देख लेना, डाइजेशन ऑफ गेहूं छूट जाता है, रागी वगैरह का आटे खाते हैं, बादाम का आटा खाते हैं, ऐसे लोग ऐसे रोटियां खाते हैं, मतलब वो गेहूं को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगेन दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक है। Clear? Leads to damage in the small intestine. It is estimated to affect 1 in 100 people worldwide. लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये शायद सुना नहीं होगा तुम लोगों ने, ये सुना होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब जिसको दूध नहीं पचता है, ऐसे आसपास दिखे होंगे तुम्हें, छोटे पे जो रेनिन अपना सिक्रीट होता है, बच्चों में रेनिन वो केसिन को डाइजेस्ट कर जाता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो वहां पे डाइजेशन प्रॉपर चलता है। एंड धीरे धीरे एडल्ट जैसे जैसे होते हैं, रेनिन का सिक्रेशन कम होते होते बंद हो जाता है, तो फिर एक टॉलरेंस आता है। ठीक है? तो लैक्टोज इंटॉलरेंस एडल्ट में तो है ही, और किसी को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस जेनेटिकली है, जैसे मेरी एक जूनियर को था, ठीक है, उसको जेनेटिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो उसका जब वो 2 साल की, 1.5-2 साल की हुई थी तब पता चला था, और बहुत सीवियर केस में पहुंच गई। अभी वो IIT खड़गपुर से PhD कर रही है। तो उसका केस क्या है कि वो कुछ भी नहीं खाती, मतलब मिल्क प्रोडक्ट वो कुछ भी नहीं खाती, नथिंग, एकदम अलग से। हम लोग कुछ भी अगर करते हैं तो उस वो मिठाई वगैरह कुछ नहीं खा सकती, बाहर प्रसाद वगैरह भी डर के लेती थी कि क्या है, तो एकदम सीवियर वाला। अब इसके भी लेवल होते हैं बेटा, उसको सीवियर वाला है। उसके बाद काफी देर तक वो फूड पॉइजनिंग जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे अगर उसने ऐसा कुछ खा लिया तो। ठीक है? उसको वॉमिट होगा, 1-2 दिन लग जाएगा उसको पूरा नॉर्मल होने। is a common digestive problem where the body is unable to digest lactose component of milk, a type of sugar mainly found in milk and dairy product। तो ना दूध ना दही कुछ भी नहीं ले सकता इंसान ऐसे केस में। सिम्टम्स ऑफ लैक्टोज
Intolerances usually develop within a few hours of consuming food or drink that contains lactose, या आप उसका कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो उससे उसके सिम्टम्स दिखने लगे। नाउ डिजीज हो गया। अब इनको देखा कैसे जाता है? इंटरनली क्या स्टेट है, कैसा स्ट्रक्चर है, उसको देखते कैसे हैं अपन? अगर माउथ की तरफ से कोई एक पतली सी ट्यूब डाली गई और उसके फ्रंट में कैमरा लगा होता है, ऐसा ट्रीटमेंट तुम लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है? उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी करना। क्लियर? कि पूरा अंदर कैमरा जाएगा और बाहर स्क्रीन पे दिखेगा। क्लियर? उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। एंड दूसरा होता है कोलोनोस्कोप, जहाँ पे एनल वाले पोर्शन से, एनल पोर्ट से ट्यूब को डाला जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो रिवर्स पाथ को आपको देखेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, वहां पे अल्सर फॉर्म हुए हैं, तो उन सब चीज के एनालिसिस कोलोनोस्कोपी में की जाती है। इज इट ओके बेटा? नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, कोई सर्जिकल नहीं होना है। जो आपका पाथ है एसोफेगस से होता हुआ, वहां से एक ट्यूब जाएगी और उसके आगे कैमरा लगा होता है जिससे सारा स्ट्रक्चर बाहर की तरफ दिखता है। दैट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। कोई ट्रीटमेंट नहीं है ये, तो सर्जिकल करने की जरूरत ही नहीं है। यूज टू एग्जामिन, देखो लिखा है ना, एग्जामिन अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एन एंडोस्कोपी प्रोसीजर इन्वॉल्व्स inserting a long flexible tube which is known as endoscope down the patient's throat and into esophagus. A tiny camera on the end of the endoscope lets doctor examine patient's esophagus, stomach and the beginning of your small intestine. ठीक है, वहां तक आप देख सकते हो एंडोस्कोपी से। और रिवर्स लार्ज इंटेस्टाइन के लिए और जिजना मिलियम तक भी देखने के लिए कोलोनोस्कोपी को यूज किया जाता है। इज अ प्रोसीजर दैट इनेबल्स अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ये देखो ये स्पेसिफिक है, एमबीबीएस किया हुआ पर्सन नहीं होता है, स्पेसिफिक है, स्पेशलाइज्ड होगा। टू इवेलुएट द इनसाइड ऑफ द कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज बॉबल। Colonoscope is a 4 foot long flexible tube about the thickness of a finger with a camera and a source of light at its tip. क्लियर है? अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइटरी डिजीज की, जिसमें आ जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके एमसीक्यू जरूर मिले होंगे सबको, ठीक है? Dietary deficiency of proteins and total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia. यहाँ पे कुछ डेटा है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नाम जगह दिया है, जो डिजीज दिया है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM एक होता है, चलो अभी नहीं बताते, ठीक है? PEM यहाँ पे सिर्फ यही लिखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन भी कम है और एनर्जी कैलोरिक वैल्यू मतलब पूरा प्रॉपर उसका एनर्जी की सप्लाई वगैरह वो प्रॉपर नहीं है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, दैट इज कलेक्टिवली उसको बोलते हैं PEM। मे अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ठीक है? ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना हुआ। फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, कोई कंडीशन ऐसी वहां पे हुई है पॉलिटिकल वगैरह या कुछ भी, इस केसेस में वहां पे इस तरीके के डिजीज होती हुई दिखेगी। वहां पे एक आपको, और मेनली बच्चों में दिखेगी पहले तो, बच्चों में, क्योंकि वो डेवलपिंग फेज में होता है, तो वहां पे दिखेगा। टर्मोइल मीन्स क्या होगा, देखते हैं रुचिए। ठीक है, पॉलिटिकल उथल पुथल, पैनिक सिचुएशन, ठीक है? टर्मोइल में लिख लो पैनिक सिचुएशन, कुछ वो उस बाउंड्री में पर्टिकुलर रीजनल टाइप का मतलब मीनिंग है इसका। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश। अच्छा, ये हिस्ट्री वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। दिस हैपन इन बांग्लादेश, जब बांग्लादेश सेपरेट हो रहा था उस टाइम में भी ये रिपोर्टेड हुआ था, उसका यहाँ एग्जाम्पल दिया है। तो वो जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है ना, कंट्री की बाउंड्रीज होती है, उस तरीके से दिया हुआ है। ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन Ethiopia during the severe drought in mid-80s। ये बेटा यहाँ से यहाँ मार्क कर लेना, ये जीके का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो एकदम से निकल जाता है दिमाग से, मेरे भी निकल गया था जैसे अभी। PEM affects infant and children to produce marasmus and quasar।
दो डिजीज इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन की हुई है, एक है मैरस्मस, एक है क्वासिरकोर। दोनों के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बस यहाँ पे एंड करेंगे, 10 मिनट और लगेगा बेटा। मैरस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, मार्क कर लेना, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, मतलब न्यूट्रिएंट भी कम है और प्रोटीन भी कम है, दैट इज मैरस्मस। सिर्फ प्रोटीन कम है, न्यूट्रिएंट बाकी मिल रहे हैं, वो हो जाएगा क्वाशिरकोर। तो अगेन एमसीक्यू को देखना है, उसमें क्या बोल रहा है, क्या ऑप्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोटीन दोनों में कॉमन जाएगा। It is found in infant less than a year in age if mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in both proteins and caloric value. अब 1 साल से छोटे बच्चा तो वैसे तो मदर मिल्क पे रहता है, लेकिन मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया। ये कई केसेस में हो सकता है, माँ को दूध नहीं आ रहा हो, ठीक है, माँ दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हो, दूसरा बेबी हो गया हो, तो इस मतलब कंसीव कर लिया हो, तो इन सब केसेस में मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और उस केस में बच्चा है बेटा, तो उसको तो फूड की सप्लाई देनी पड़ेगी, लेकिन जो फूड की सप्लाई जा रही है उस फूड में प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू उसकी लो है, ठीक है। This often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. लिखा हुआ है आगे, वेरी गुड। In marasmus, protein deficiency impairs growth, growth को रोकेगा, and replacement of tissue proteins. Extreme emaciation, मतलब इसको कैसे लिखूं, मसल्स का बहुत कम हो जाना, इमेशिएशन, लो मसल्स लिख लो अभी तो, आई थिंक समझ रहोगे, मतलब एडिपोज टिश्यू है ही नहीं, मसल्स है ही नहीं उसके पास, बस एक लेयर बचेगा, स्केलेटन और लेयर। अभी इमेज दिखाते हैं, समझ में आएगा। तो इमेशिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट, और धीरे धीरे हाथ पैर पतला होता जाएगा। अब ये सारे एमसीक्यू बेटा ये सब दे देगा और ऑल पूछेगा तो करेक्ट होगा। ये मैरस्मस के सिम्टम्स हैं। द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन, wrinkled, एक कवर की तरह। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, बिल्कुल होगा। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, मेंटली डेवलपमेंट भी उसका रुक जाएगा। और तुम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलोगे तो उसमें भी आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो भी फूड जितना भी मिल रहा है वो उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है। तो जब ब्रेन नहीं डेवलप हो रहा है तो प्रॉपर वो न्यूरल सिस्टम उसका वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके का एक आपको आइडिया रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ था इसमें देखो, अलार्मिंग सिचुएशन, सीरियस, अफ्रीका वगैरह होंगे, ठीक है। अभी भी यहीं का जो मैं तुम्हें वो न्यूज का बता रही थी, मैंने लगभग 10-15 दिन पहले वो न्यूज देखा था, सर्वे की रिपोर्ट थी एक। तो इस एरिया के लोग और पूरे वर्ल्ड में भूखमरी के हालात से मरने वालों की संख्या भी करोड़ों में होगी, 3-4 करोड़ शायद हो, मॉडरेट एंड लो, ठीक है। तो अपन भी थोड़ा सा भूखमरी वाले में ही आते हैं, ध्यान देना, अपनी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बेटा। इंडिया का यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोग बस एक बार रीड कर लेना इसको। अब ये देखो, पेशेंट देखो, बच्चा देखो, बेचारा कैसा एकदम, इसका ऐसा लग रहा है कंकाल तंत्र के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, ठीक है। और आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, तो एकदम ऐसे मत होना कि ये क्या लगा दिया, क्या दिखा रहे हो। तो इसको भी देखो, समझो, ठीक। वो धीरे धीरे इसका ब्रेन का देखो, ये सर ऐसे बड़ा बड़ा सा दिखता है ऐसे बच्चों को, ठीक है। क्वाशरकोर में क्या होगा, क्वाशरकोर सिंपली प्रोटीन डेफिशिएंसी है, लेकिन बाकी कैलोरिक वैल्यू उसकी फुल हो रही है। प्रोटीन डेफिशिएंट है बट कैलोरी सप्लाई है, मतलब अदर फूड वो खा रहा है, लेकिन ग्रोथ तो जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो प्रोटीन उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे बच्चे रिवर्स दिखते हैं थोड़ा सा, उनके पेट बाहर की तरफ निकला हुआ दिखे, ये हेल्दी नहीं है, ठीक है, ये हेल्दी नहीं है, ये मोटा बच्चा नहीं है। यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ इस तरीके की हो रही है, ये दिस इज अ डिजीज, क्लियर। पेट उनका नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हुआ दिखेगा। Kwashiorkor is produced by protein deficiency unaccompanied by calorie deficiency.
कैलोरी डिफिशियंसी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी। क्लियर? इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ हाई, वहां पे मदर मिल्क और लो कैलोरी डाइट गई थी, ध्यान देना। ठीक है, लो प्रोटीन डाइट। यहाँ हाई कैलोरिक डाइट है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसको मिल रहा है, फैट मिल रहा है, लेकिन लो प्रोटीन डाइट है। तो डिजीज जो है कॉज तो हो रही है क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से। क्लियर? मैरस्मस में प्रोटीन की कमी से, लेकिन मैरस्मस में फैट, कार्बोहाइड्रेट इनकी भी कमी है, विटामिन वगैरह सब चीज की कमी है। क्लियर? इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 year इन एज। लाइक मैरस्मस, क्वाशरकोर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, ये सिंपल सिम्टम कॉमन रहेगा। अगर वो हेल्थ है तो उसका उसका लिम नहीं थिन होता बेटा, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी, फेल्यूर ऑफ ग्रोथ आ ही गया अगला पॉइंट। एंड ब्रेन डेवलपमेंट, प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पे भी नहीं होगा। बट अनलाइक मैरस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। वहां पे देखो, इस बच्चे में देखो, इसका स्केलेटन सिस्टम तक स्किन एकदम चिपकी हुई है, लेकिन स्किन और स्केलेटल के बीच में कुछ फैट रह जाएगा क्वाशरकोर में। दिस इज क्वेश्चन है ये बेटा। still left under the skin, moreover extensive oedema and swelling of body parts are seen। साइज का बढ़ना, ठीक है, जैसे आपका ये इस इमेज में स्टमक में दिख रहा है। ठीक है, चेंजेस इन हेयर कलर और टेक्सचर, ये भी सिम्टम्स हैं क्वाशरकोर के। और ये मेरे साथ, मतलब मैंने इसको भी फेस किया हुआ है। जब मैं हॉस्पिटल में मम्मी लोग के देखती थी, तब वहां पे एक लेडी थी, मतलब गांव के लोग तो आ ही जाते बेटा। तो गांव के लोग, गांव की लेडी थी, उसके बच्चे का बाल एकदम गोल्डन गोल्डन कलर का था। और मैं तो थोड़ा सा पढ़ी लिखी तो हुई ना, तो मैंने तो फील कर लिया कि इसको डिजीज है। अब मैंने उसको बस वो डेली टकरा जाती थी, जैसे मैं तो महीनों महीनों हॉस्पिटल में रही हूँ तो दोस्ती हो जाती थी, तो वो डेली टकरा जाती थी। और मेरा नेचर भी थोड़ा सोशल सर्विस वाला था, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है क्या करना है, उनके साथ भी थोड़ा लग जाते थे, टाइम बिताते थे। तो उसी केस में एक दिन एक लेडी थी, उसको मैंने टोका कि आपने अपने बच्चे को दिखाया है क्या, इसको चेकअप करा दो, इसको कुछ प्रॉब्लम है। भाई उसने बुरा मान लिया। तो बेटा पता है, उसको लगा उसका बेटा एकदम फॉरेनर जैसा है, उसका बेटा बहुत सुंदर है और मैं कुछ गलत बोल रही। फिर मैंने उसके दूसरे साथ में कोई थे, उनसे बात, तब जाके पता नहीं उन लोगों ने आगे क्या किया होगा। बट चेंजेस इन हेयर कलर, किसी का गोल्डन कलर का एकदम बाल दिख रहा है। अब ये कलर कराया हुआ बाल की बात नहीं कर रही हूँ, फैशन में कलर कराया। लॉस ऑफ मसल्स मास, फेल्योर टू गेन वेट एंड ग्रो, इंक्रीज एंड मोर सीवियर इन्फेक्शन, इरिटेबिलिटी, लेदरी और एपैथी, ये सब रिलेटेड है मसल्स से बेटा। लार्ज बेली दैट स्टिक्स आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ, डायरिया के सिम्टम्स दिखेंगे। एंड चेंजेस इन स्किन पिगमेंट, एडेमा, एक कहे कि वहां पे साइज बढ़ जाए, फूल जाए। ठीक है, रैसेस, इस तरीके के सिम्टम दिखेंगे, क्वाशरकोर होगा। अपने यहाँ चलती है इसके लिए मिड डे मील स्कीम, दोपहर में खाना मिलता है स्कूलों में। गाँव साइड में ये योजना चलती रहती है सरकारी स्कूलों में, और इनमें भी बड़े बड़े घोटाले भरे पड़े हैं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। बोलो स्वाहा। और अच्छे से इसको रिवाइज करो। आज बायो का कोई होमवर्क नहीं दूंगी मैं। ये सारी डिजीज के नोट्स बनाओ और इनको अच्छे से पढ़ो। दिस इज योर होमवर्क। फैशन में होमवर्क देने की कोई नीड नहीं है बेटा, आप अच्छे से पढ़ाई करो, वो मेरा पर्पज सॉल्व हो जाए। ठीक है, इनको पढ़ो, नोट्स अपलोड कर देती हूँ 10-15 मिनट में। नोट्स देखो, मॉड्यूल में देखो क्या क्या डिजीज दिया है, क्वेश्चंस को देखो, मार्क करके ऑलरेडी रखे होंगे, जो क्वेश्चंस रह गए हैं इन सब से रिलेटेड उनको फटाफट सॉल्व करो। और कल से हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है, एक बार पढ़ लो, फिर भी कुछ डाउट लगे तो कल थोड़ा सा और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भागे नहीं जा रहा है कुछ भी। फिर उसके बाद ब्रीदिंग सिस्टम स्टार्ट कर। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चे।